अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले मौजूद सामीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। नावल स्नेक सर्कल, मुसन्नफ मजहर कलीम एम.ए, एपिसोड 10। ओह, इस कदर कमीनगी पर उतर आया था ये जिम मार्कर। काश मैं वहाँ होता। इमरान का चेहरा साले के मुंह से तफसीलात सुनकर गुस्से की शिद्दत से कंधारी अनार से भी ज्यादा सुर्ख पड़ गया था। बहरहाल अल्लाह ताला ने करम किया और मुसलमान नर्सों की इज्जतें लुटने से बच गई। उस पर जिम मारकर पागल हो गया और उसने बंधे हुए डॉक्टरों पर गोलियों की बारिश कर दी। आखिरी इंसानी आवाज़ जो मशीन ने रिकॉर्ड की है वो एक डॉक्टर की दर्द में डूबी हुई आवाज़ थी। उसके मुंह से ये फिक्रा निकला था, या अल्लाह तू ही जालिम से बदला लेने वाला है। साले ने तफसील बताते हुए कहा और इमरान और सफदर के चेहरे ये सब तफसीलात सुनकर वाकई गुस्से से बिगड़ गए थे। कैप्टन शकील की आंखों में गुस्से की सुर्खी छा गई थी, जबकि साथ बैठी हुई आसमा के होंठ भिजे हुए थे और चेहरे पर अलाव सा जलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर इमरान ने पूछा, फिर वाकई अल्लाह ताला का कहर जिम मारकर और उसके साथियों पर कर्नल डेविड और उसके साथियों की सूरत में टूट पड़ा। इधर जिम मारकर को इस अस्पताल का पता चला तो इधर कर्नल डेविड ने भी अस्पताल में वहां आपकी मौजूदगी का पता चला लिया था। जिम मार्कर ने तो यहाँ रेड किया था, लेकिन कर्नल डेविड ने दूसरा फैसला किया कि इस इमारत पर खौफनाक बमबारी करके आप सब लोगों को हमारा समेत खत्म कर दिया जाए। चुनाचा जिस वक्त GP5 के हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर पहुंचे तो ये ऐन वही वक्त था जब डॉक्टर ने बदला लेने के लिए अल्लाह ताला को पुकारा था। कर्नल डेविड को ये इल्म ही ना था कि इमारत के अंदर आपकी बजाय जिम मारकर और इसराइली सीक्रेट सर्विस मौजूद है। उसने आती इंतहाई खौफनाक बमों की इमारत पर बारिश कर दी। पूरी इमारत इंकों की तरह बिखर गई। वहां खौफनाक आग भड़क उठी और वहां मौजूद जिम मारकर और सीक्रेट सर्विस के तमाम लोग इन बमों की जद में आकर खत्म हो गए। वो तहखाना अलबत्ता महफूज रहा, लेकिन शदीद जख्मी हालत में जिम मारकर और उसके साथियों की लाशें मलबे से निकालने के बाद इन लोगों ने मजीद खुदाई ही तरक कर दी। इस मशीनरी ने आखिरी आवाज़ खौफनाक धमाकों की रिकॉर्ड की है। उसके बाद चूंकि इमारत में मौजूद खुफिया डिक्टाफोन और खुफिया हसास कैमरे तबाही की जद में आ गए थे, इसलिए उसके बाद खामोशी है। इस तरह अल्लाह ताला ने कर्नल डेविड के हाथों इसराइली सीक्रेट सर्विस का मुकम्मल खात्मा कर दिया है। साले ने मुसरत भरे लहजे में कहा, तुमने बताया कि जिम मारकर जख्मी हालत में मिला है, वो इस वक्त किस पोजीशन में है? इमरान ने पूछा। वो जिंदा तो है लेकिन मुर्दों से बदतर। उसके दोनों बाजू अड़ गए हैं और दोनों टांगों के छींथड़े उड़ गए हैं। सीने पर जख्म है। चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है, बल्कि यूं कहिए कि इंतहाई हद तक मसक हो चुका है। उसकी हालत मुर्दों से भी बदतर है, लेकिन बहरहाल वो जिंदा है। वो हर वक्त यही कहता रहता है कि उसका जिस्म खौफनाक आग में जल रहा है। वो चीख चीख कर मरने की दुआएं मांगता है। वो डॉक्टरों की मिन्नतें करता है कि उसे गोली मार दी जाए या उसे जहर का टीका लगा दिया जाए, लेकिन जाहिर है डॉक्टर ऐसे कैसे कर मार सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो अल्लाह ताला के अजाब की गिरफ्त में है। उसकी हालत कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। वो ना जी सकता है ना मार सकता है। साले ने कहा, वाकई वो खुदाई अजाब का शिकार हो चुका है और ऐसा होना भी चाहिए था। मेरे तसव्वुर में भी न था कि वो इस हद तक घटियापन और कमीनगी पर उतर आएगा। वो इस वक्त किस अस्पताल में आए? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए पूछा। सेंट्रल स्पेशल अस्पताल के खसूसी वार्ड के रूम नंबर 3 में है। क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? साले ने पूछा। मैं इस जिम मारकर को इस अजाब से निजात दिलाना चाहता हूँ। आखिर हमारी इस पुरानी दोस्ती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? आप उसको मारना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। वो ज्यादा दिन वैसे भी जिंदा नहीं रह सकता। साले ने जवाब देते हुए कहा, मैंने उससे जरूरी मालूमात हासिल करनी है। अगर वो मार गया तो फिर ये जरूरी मालूमात उसके साथ ही दफन हो जाएंगी। इसलिए तुम इस स्पेशल अस्पताल की तफसीलात बताओ। मैं ये मिशन अपने साथियों के जिम्मे लगा देता हूँ, वो उसे अगवा करके ले आएंगे। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, लेकिन वहाँ तो इंतहाई सख्त पहरा होता है। स्पेशल अस्पताल है और इसकी हालत ऐसी नहीं है कि इसे जिंदा यहाँ तक लाया जा सके। साले ने कहा, फिर उठो मेरे साथ, हम अब भी वहाँ चलते हैं। बहरहाल मैंने मालूमात उससे हासिल करनी है, उसके बाद वापस आकर तुमसे मजीद बातचीत करूँगा, इमरान ने कहा और साले उठ खड़ा हुआ। फिर तकरीबन 2 घंटों की ड्राइविंग के बाद उनकी कार तेल अबीब में दाखिल हो चुकी थी। रास्ते में एक अड्डे पर इमरान ने अपने और साले पर न सिर्फ एक्रीमन मेकअप किया बल्कि लिबास भी तब्दील किए और डॉक्टरों वाले मखसूस कोट भी पहन लिए थे। इमरान साहब, डॉक्टर के मेकअप में होने के बावजूद वो हमें अंदर ना जाने देंगे। वो इन मामलात में बेहद सख्त हैं। साले ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो डॉक्टर हेनरी। डॉक्टर और अस्पताल दोनों लाजम मलजूम होते हैं। बेचारे मरीजों को तो अस्पताल में दाखिल होने से रोका जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों को नहीं। तुम कार को किस पब्लिक फोन बूथ के करीब रोक देना, मैं फोन करके दाखिले का बंदोबस्त कर लूंगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साले ने सर हिलाते हुए कार थोड़ी दूर आगे एक पब्लिक फोन बूथ के करीब रोक दी और इमरान नीचे उतर आया, जबकि
दूसरी तरफ से साले भी नीचे आ गया। अगर आप नाराज ना हो तो मैं भी ये तरकीब चेक कर लूं? साले ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आ जाओ, लेकिन फीस देनी पड़ेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साले बेख्तियार हंस दिया। इमरान ने पब्लिक फोन बूथ में दाखिल होकर बगैर सिक्के वाली इंक्वायरी के नंबर डायल किए। यस इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होती एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ GP5 कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। इमरान ने लहजा बदल कर बात करते हुए कहा। ओह यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से बोलने वाली इंक्वायरी वेटर ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा, सेंट्रल स्पेशल अस्पताल के इंचार्ज का नंबर बताओ और नाम भी। इमरान ने इंतहाई तहकमाना लहजे में कहा, नाम है जनाब डॉक्टर रोनाल्ड। इंक्वायरी ऑपरेटर ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद बताया और साथ ही नंबर भी बता दिया। इमरान ने रिसीवर और फिर जेब से सिक्के निकालकर अपने फोन पीस में डाले और रिसीवर उठाकर इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। साले फोन बूथ के खुले दरवाजे में खड़ा इंतहाई दिलचस्पी से ये सारी कार्रवाई होती देख रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। हेलो। चंद लम्हों बाद रिसीवर से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, डॉक्टर रोनाल्ड से बात कराएं। मैं न्यू जर्सी अस्पताल का चीफ डॉक्टर जिरम बोल रहा हूँ। इमरान इस बार खालिस्तान एक्रीमियन लहजे में कहा। यस सर, होल्ड डाउन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, हेलो डॉक्टर रोनाल्ड बोल रहा हूँ। डॉक्टर रोनाल्ड का लहजा बेहद खुश्क था। डॉक्टर जिरम, चीफ ऑफ न्यू जर्सी अस्पताल एक्रीमिया से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ अपने असिस्टेंट डॉक्टर हेनरी के साथ एक निजी काम से आया हूँ। आज सदर मुमलिकत से मेरी मुलाकात तय थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ की सीक्रेट सर्विस का चीफ किसी हादसे में शदीद जख्मी होकर सेंट्रल स्पेशल अस्पताल में दाखिल है। उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अगर मुझे वक्त मिले तो मैं चीफ साहब को चेक कर लूँ। आप तो जानते होंगे कि न्यू जर्सी अस्पताल हादसों में जख्मी होने वाले लोगों के इलाज का दुनिया में सबसे मशहूर अस्पताल है। इमरान ने खालिस्तान एक्रीमियन लहजे में कहा। जी हाँ, मैंने भी इस अस्पताल की बेहद शोहरत सुनी है और मुझे खुशी है कि मेरी मुलाकात आप जैसे मशहूर जवाना डॉक्टर से हो रही है। आपका नाम तो हमारे लिए मिसाल की हैसियत रखता है। आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं ताकि मैं आपको लेने के लिए स्टाफ कार भेजवा दूँ? दूसरी तरफ से डॉक्टर रोनाल्ड ने इस बार इंतहाई नरम और दोस्ताना लहजे में कहा, इत्तेफाक से मैं आपके अस्पताल से करीब से गुजर रहा था कि मुझे ख्याल आ गया, इसलिए मैं पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कार है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके आप तशरीफ़ ले आएँ। गेट पर सिर्फ अपना नाम बता दें, आपको फ़ौरन मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं आप जैसे मशहूर डॉक्टर के इस्तकबाल के लिए चश्मबरा हूँ। दूसरी तरफ से डॉक्टर रोनाल्ड ने कहा, थैंक यू। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आपने वाकई कमाल किया, लेकिन क्या वाकई डॉक्टर जिरम इस अस्पताल का इंचार्ज है? अगर ऐसा है तो कहीं ये डॉक्टर रोनाल्ड इसे शक्ल से ना पहचानता हो? दोबारा कार में बैठते हुए साले ने पूछा और इमरान हंस दिया। तुमने सबसे पहले ये पूछना था कि क्या न्यू जर्सी अस्पताल का भी कोई वजूद है या नहीं। तुम डॉक्टर जिरम की बात ले बैठे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या क्या मतलब, क्या इस नाम का अस्पताल नहीं है? साले के लहजे में बेपनाह हैरत थी। नहीं, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, इमरान ने जवाब दिया तो साले की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मगर वो डॉक्टर तो कह रहा था कि वो जानता है और वो डॉक्टर जिरम की शोहरत से भी वाकिफ है। साले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान बेख्तियार हंस दिया। इंसानी नफ्सियात को अगर समझ लिया जाए तो बेशुमार मसाइल हल हो जाते हैं। जो पॉइंट तुम्हारे ज़हन में आया था कि कहीं डॉक्टर रोनाल्ड डॉक्टर जिरम को जानता ना हो, इस पॉइंट को मद्देनजर रखकर मैंने ये गेम खेल लिया। इंसानों की नफ्सियात है कि वो अपनी कम इल्मी का एतराफ़ आम तौर पर नहीं किया करते, और ख़ास तौर पर सेंट्रल स्पेशल अस्पताल का इंचार्ज डॉक्टर भला इस बात का कैसे एतराफ़ कर लेता कि वह इस कदर मशहूर अस्पताल के बारे में कुछ नहीं जानता और उसके इंचार्ज डॉक्टर के नाम से भी वाकिफ़ नहीं है, जबकि इसराइल का सदर इस इंचार्ज डॉक्टर से मुलाकात करता हूँ और उससे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर उसे वक्त मिले तो सीक्रेट सर्विस के चीफ को देख ले। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो कमाल है, आपने वाकई कमाल कर दिया। मैं तो कम अज़ कम ऐसी बात करने की हिम्मत ही कभी ना करता। साले ने कहा, तुमने कहा था ना कि हमने इतनी जल्दी पामीर को अगवा करके कमाल किया है। वो ऐसी ही हिम्मत का नतीजा था। जिस पेशे से हमारा ताल्लुक है उसमें इंसानी नफ्सियात को समझकर अगर सही और बर वक्त उसका इस्तेमाल किया जाए और बात इंतहाई एतमाद से की जाए तो जो मुकाम नामुमकिन नजर आते हैं वो ना सिर्फ मुमकिन बल्कि इंतहाई आसान हो जाता है। अब तुम बताओ, क्या आप भी डॉक्टर रोनाल्ड डॉक्टर जिरम को शक्ल से पहचानता होगा? इमरान ने कहा और साले बेख्तियार कह कमार कर हंस पड़ा। वाकई अब तो वो यकीनन नहीं पहचानता होगा, लेकिन क्या आप इसके सामने इस जिम मार्कर से पूछ करेंगे? साले ने कहा, जब उसका वक्त आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल इस तक पहुंच तो जाएं। इमरान ने कहा और साले ने इस बात में सर हिला दिया।
تھوڑی دیر بعد ان کی کار سینٹرل اسپیشل ہسپتال کے گیٹ پر پہنچ گئی جہاں باقاعدہ ملٹری چیک پوسٹ تھی، لیکن عمران نے جیسے ہی ڈاکٹر جیرم کا نام لیا پھاٹک کھول دیا گیا اور سالے کار اندر لے گیا۔ ایک سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں کار روک کر وہ جیسے ہی نیچے اترے، ایک ادھیڑ عمر آدمی ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ میں ڈاکٹر رونالڈ ہوں، اس اسپتال کا انچارج۔ آنے والے ادھیڑ عمر ڈاکٹر نے قریب آ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر جیرم اور یہ میری اسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر ہنری۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہے کیونکہ صدر مملکت نے آپ کی قابلیت کی کافی تعریف کی تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر رونالڈ کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے جناب، آئیے تشریف لائیے، آپ جیسے بڑے اور مشہور ڈاکٹر سے ملاقات میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ان کے دفتر میں پہنچ چکے تھے۔ میرا خیال ہے آپ اسپتال کا ایک راؤنڈ لگا لیں، یہ اسرائیل کا خصوصی اسپتال ہے جہاں ہم نے انتہائی جدید ترین آلات نصب کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ڈاکٹر، میرے پاس وقت بے حد کم ہے، اس لیے ایسا پھر کبھی صحیح، فی الحال آپ ان چیف صاحب سے میری ملاقات کرا دیں، عمران نے کہا۔ آئیے، ڈاکٹر رونالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تو بیڈ پر جم مارکر لیٹا ہوا تھا، اس کے پورے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل تھا، چہرہ واقعی کافی مسخ ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھانس گئی تھی، سر کے بال جل چکے تھے، اس کی حالت بے حد خراب لگ رہی تھی اور عمران جم مارکر کو اس کی حالت میں دیکھ کر حقیقتاً خود بھی لرز کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جسے اپنی گرفت میں لے لے، اس کی حالت واقعی انتہائی بدتر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کیس ہسٹری والی فائل اٹھا کر عمران کو دی اور عمران اسے پڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر رونالڈ اسے ضروری تفصیلات بھی بتاتا گیا۔ پھر اس نے علاج کی تفصیل بھی بتا دی جو وہ جم مارکر کا کر رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں مستقل طور پر بے ہوش رکھا ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ ذہنی طور پر انتہائی غیر متوازن ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا بے ہوش رہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ ان کی ذہنی حالت کے مطالعے سے تو ان کی اندرونی صحیح کیفیات کا علم ہو سکے گا۔ آپ ایسا کریں، انہیں ہوش میں لے آئیں اور مجھے اکیلے میں ان سے کچھ باتیں کرنے کا وقت دیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کی ذہنی حالت درست کر لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور ظاہر ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ان کا جسمانی علاج نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر رونالڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ساتھ موجود جونیئر ڈاکٹروں کو ہدایات دینی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جم مارکر کو ہوش آ گیا۔ عمران اس کے ساتھ موجود کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا کہ عمران کی خواہش کے عین مطابق ڈاکٹر رونالڈ اور دوسرے ڈاکٹر کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران کے اشارے پر سارے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آگ، اوہ خارگاٹ سیک، اس آگ کو بچا دو، یہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر رہی ہے، جم مارکر نے ہوش میں آتے بری طرح ادھر ادھر سر ٹپکتے ہوئے کہا۔ یہ آگ بجھ سکتی ہے جم مارکر، ابھی اور اسی وقت بجھ سکتی ہے، عمران نے ڈاکٹر جیرم کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تو جم مارکر نے چونک کر اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے عمران کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بجھا دو پلیز، بجھا دو، کس طرح اس آگ کو بجھا دو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم یہ آگ بجھا دو یا پھر مجھے گولی مار دو، مجھے زہر کا ٹیکا لگا دو، کچھ نہ کچھ کرو ضرور، پلیز ڈاکٹر کچھ کرو، جم مارکر نے انتہائی حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنو، تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے، ایسا بھیانک گناہ کہ خدا کو جلال آ گیا، یہ خدائی آگ ہے، یہ دواؤں سے نہیں بجھ سکتی، اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم صدقے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر یہ آگ بجھ جائے گی، عمران نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ معافی؟ کیسی معافی مانگوں؟ میں تو معافی مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، مجھ سے واقعی ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہوئی ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں نے مسلمان عورتوں کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی، میں نے بھائی کے سامنے اس کی بہن کی عزت خراب کرنی چاہی تھی، مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے واقعی بھیانک گناہ ہوا ہے، لیکن میں اس وقت پاگل ہو رہا تھا، میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جم مارکر نے سر پٹکتے ہوئے کہا۔ معافی مانگنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا مسٹر جم مارکر کہ صرف تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجھے بتایا گیا کہ تم سیکرٹ سروس کے سربراہ تھے اور تمہارے تحت ایک ایسا اسپیشل سیل کام کر رہا تھا جو پاکستان کے 11 کروڑ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے لیے کام کر رہا تھا، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن وہ تو سرکاری کام ہے، وہ تو میرا گناہ نہیں ہے، وہ تو میرا فیصلہ نہیں ہے، جم مارکر نے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن بہرحال تم اس کے سربراہ تھے، اس لیے وہاں بھی یقیناً کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وبال تم پر آیا ہے کہ تمہیں اب موت بھی نہیں آتی، وہاں بھی معلومات حاصل کرنی پڑیں گی، اگر وہاں ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو وہاں کے انچارج کو بھی تمہارے ساتھ ہی معافی مانگنی ہوگی۔ کہاں ہے یہ اسپیشل سیل؟ عمران نے بات کرتے کرتے اچانک سوال کر دیا۔ ماسوری چھاونی میں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کا انچارج میجر کوبرا ہے، وہ بے حد شفاق اور ظالم آدمی ہے، میں نے خود اسے کئی بار منع کیا تھا، اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، بلکہ میں اسے معطل کرا دیتا ہوں، میری آگ کسی طرح بجھ جائے یا مار جاؤں، یہ مارکر نے تیز لہجے میں کہا۔
तुम फिक्र ना करो, अब तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, बस माफ़ी मांगते रहो, जल्द ही तुम्हारी माफ़ी कबूल हो जाएगी, इमरान ने उठते हुए कहा। और जिम मार्कर ने एक बार फिर इधर उधर सर पटकना शुरू कर दिया। इमरान खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। साले भी इसके पीछे था। वो डॉक्टर रोनाल्ड के दफ्तर में आ गया। कुछ पता चला कि डॉक्टर के आखिर किस आग की बात करता है? डॉक्टर रोनाल्ड ने उठकर उनका इस्तकबाल करते हुए इश्तियाकामेज लहजे में पूछा। जी हाँ, मैंने केस स्टडी कर लिया है। उनके सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से उनके ज़हन में एक मखसूस हिस्से के खलियात काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी ये हालत है। हमने ऐसे बेशुमार केस डील किए हुए हैं, इसके लिए मखसूस दवा हम लोग तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। मैं आज ही क्रीमिया वापस जा रहा हूँ और मैं वहाँ से वो दवा आपको बराह रास्त भिजवा दूंगा, इससे ये आदमी यकीनन ठीक हो जाएगा। तब तक आप इन्हें बेहोश ही रखें, इमरान ने डॉक्टर रोनाल्ड को समझाते हुए कहा। वाह, कमाल है, इसलिए आपकी महारत की पूरी दुनिया में शोहरत है, डॉक्टर रोनाल्ड ने इंतहाई अकीदतमंदाना लहजे में कहा। आप कभी न्यू जर्सी तशरीफ लाएं, मैं आपको खसूसी तौर पर दावत देता हूँ, इमरान ने कहा। शुक्रिया जनाब, ये दावत मेरे लिए एजाज़ है, डॉक्टर रोनाल्ड ने और ज़्यादा खुश होते हुए कहा। और फिर इमरान ने वक्त की कमी का बहाना करके डॉक्टर रोनाल्ड से इजाज़त ली और थोड़ी देर बाद उनकी कार अस्पताल के गेट से बाहर आ गई। आप वाकई जादूगर हैं इमरान साहब, मैं तो सोच भी ना सकता था कि इस अंदाज में भी काम हो सकता है। साले ने बाहर आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे यहाँ एक मिसाल है कि जो गिरा हाथ से खुल सकती है उसे दांतों से खोलने की ज़रूरत नहीं, और जो आदमी गुड़ देने से मार सकता है उसे जहर देने की ज़रूरत नहीं होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और साले बेख्तियार आंस पड़ा। अब क्या हमने वापस जाना है? साले ने कहा। ये मासूरी छावनी कहाँ है जानते हो? इमरान ने यकलक संजीदा लहजे में पूछा। ये इसराइल की सबसे बड़ी छावनी है, तेल अबीब के मशरक में एक इलाका है रास का, बहुत वसी व अरीज़ सहरा है, उसके अंदर ये छावनी बनाई गई है और इसकी बेपनाह हिफाजत भी की जाती है, साले ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, फिलहाल वापस घर चलो, इसके लिए वहाँ बैठकर बाकायदा मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी, इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। और साले ने कार की रफ्तार तेज कर दी। टॉम और मेजर हैरी दोनों सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में बने हुए आलीशान दफ्तर में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर गहरी फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। हमें कोई लाइन ऑफ एक्शन चाहिए मेजर हैरी, फौरी लाइन ऑफ एक्शन। ये केस हमारे लिए टेस्ट केस है, अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो हमारे सारे ख्वाब बिखर कर रह जाएंगे, टॉम ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा। और मेजर हैरी, जिसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नुमायां थी, यकलख चौंक पड़ा। ओह बॉस, एक काम हो सकता है, मिस जैकी अगर चाहें तो इस मामले में हमारी मदद कर सकती हैं, मेजर हैरी ने चौंक कर कहा। मिस जैकी? वो कौन है? टॉम ने हैरत भरे लहजे में कहा। और जवाब में मेजर हैरी ने उसे मिस जैकी के बारे में पूरी तफसील बता दी। ओहो, ये तो आम क्ल्यू है, चलो उठो, हमें फौरी मिस जैकी से मिलना होगा, टॉम ने उठकर खड़े होते हुए कहा। उसे फ़ोन कर लेते हैं बॉस, मेजर हैरी ने कहा। नहीं, मैं इस फ़ोन इंतज़ार और सोच विचार का कायल नहीं हूँ, चलो जल्दी उठो, तुमने उसकी रिहाइश देखी हुई है? टॉम ने कहा। और मेजर हैरी भी उठ खड़ा हुआ। यस बॉस, मेजर हैरी ने कहा। वो इस वक्त सादा लिबास में था, क्योंकि GP5 की बजाय वो अब सीक्रेट सर्विस का सेकंड चीफ बन चुका था। और थोड़ी देर बाद उनकी कार सुपर हाउसेस की तरफ मुड़ने वाली सड़क पर पहुंची ही थी कि शाय की आवाज़ के साथ ही कर्नल डेविड की कार उनके करीब से गुजरती चली गई। और मेजर हैरी कार और ड्राइविंग सीट पर अकेले बैठे हुए कर्नल डेविड को देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। कर्नल डेविड? ओह, कहीं वो मिस जैकी से मिलकर ना आ रहा हो, मेजर हैरी ने कहा। कहाँ है कर्नल डेविड? टॉम ने चौंक कर पूछा। वो साइड सीट पर बैठा हुआ था, अभी उसकी कार गुजरी है और वो सुपर हाउसेस की तरफ से ही आ रही थी, मेजर हैरी ने जवाब देते हुए कहा। मगर तुमने तो बताया था कि कर्नल डेविड के साथ उसकी नाराजगी चल रही है, टॉम ने हैरान होकर कहा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि कर्नल डेविड ने मौके से फायदा उठाने की कोशिश की हो, जिम मार्कर के नाकारा हो जाने पर वो उसके पास पहुंच गया हो। वो जज्बाती ज़रूर है, लेकिन बाज़ औक़ात उसका ज़हन बड़ी कारामद बातें सोच लेता है और वो वक्ती मसलियत के तहत वो कुछ भी कर गुजरता है जो बज़ाहिर उसकी फितरत के खिलाफ होता है, मेजर हैरी ने कहा। और टॉम ने इस बात में सर हिला दिया। सुपर हाउसेस के गेट पर जब मेजर हैरी ने वहां मौजूद अटेंडेंट से बातचीत की तो उसके खदशे की तस्दीक हो गई। कर्नल डेविड मिस जैकी के घर 1 घंटा गुजारकर अभी वापस गया था। तुम चलो, जो होगा देखा जाएगा, टॉम ने कहा। और चंद लम्हे बाद वो जैकी के गेट पर पहुंच गया। मेजर हैरी ने नीचे उतरकर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद साइड गेट खुला और मुलाजम नुमा लड़की बाहर आ गई। चूंकि मेजर हैरी पहले कर्नल डेविड के साथ यहाँ आता जाता रहता था, इसलिए वो मेजर हैरी को पहचानती थी। आप मेजर हैरी? मुलाजमा ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मिस जैकी से कहो, सीक्रेट सर्विस का नया चीफ उससे मिलने आया, मेजर हैरी ने कहा। मैं फाटक खोलती हूँ, अभी कर्नल डेविड साहब गए हैं।
मुलाजिमा ने कहा। हमें मालूम है, मेजर हैरी ने जवाब दिया और वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और मेजर हैरी कार अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में पहुंच चुके थे। टॉम की नज़र ड्राइंग रूम में लगी हुई जैकी की तकरीबन और यहाँ तस्वीर पर जम सी गई थी। उसकी नज़रों में जैकी के लिए पसंदीदगी के तासरात नुमाया थे और मेजर हैरी ये तासरात देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद अंदरूनी दरवाज़ा खुला और जैकी अंदर दाखिल हुई। उसके जिस्म पर लिबास तकरीबन ना होने के बराबर था। टॉम और मेजर हैरी दोनों उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। जैकी की नजरें भी टॉम पर जमी हुई थी। ये सीक्रेट सर्विस के नए चीफ टॉम हैं और बॉस ये मिस जैकी हैं, जिनका गायबाना तारुफ मैंने आपसे कराया था। मेजर हैरी ने इन दोनों का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा। लेकिन तुमने मुझे ये तो ना बताया था कि मिस जैकी इस कदर खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक हैं, टॉम ने बेख्तियार होकर कहा और जैकी का चेहरा अपनी तारीफ सुनकर बेख्तियार गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। तारीफ का शुक्रिया जनाब, आपकी शख्सियत भी लाखों बल्कि करोड़ों में एक है, जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुझे अभी कर्नल डेविड ने बताया कि सीक्रेट सर्विस खत्म हो चुकी है और मेजर हैरी, आप तो कर्नल डेविड के असिस्टेंट थे। रस्मी फिकरात की अदायगी के बाद जब वो आमने सामने सोफों पर बैठ गया तो मिस जैकी ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा और मेजर हैरी ने उसे तफसील से बता दिया कि किस तरह सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मीटिंग में टॉम को सीक्रेट सर्विस का नया चीफ और उसे उसका असिस्टेंट बनाया गया। ओह, मगर ये बात तो कर्नल डेविड ने मुझे बताई ही नहीं। हालांकि तुम कह रहे हो कि वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, जैकी ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। हो सकता है उसने किसी खास मकसद के लिए इस बात को छुपाया हो, मेजर हैरी ने कहा। मैं समझ गई, तो कर्नल डेविड मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मिस जैकी ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और मुलाजमा अंदर आई। उसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें शराब की एक बड़ी बोतल और 3 जाम रखे हुए थे। उसने एक एक जाम इन तीनों के सामने मेज पर रखा और फिर बोतल खोलकर उसने तीनों जाम भरे और बोतल वहीं रखकर और ट्रे उठाकर खामोशी से वापस चली गई। लीजिए, मिस जैकी ने कहा और तीनों ने अपने अपने जाम उठा लिए। ये आप क्या कह रही थी मिस जैकी कि कर्नल डेविड आपको इस्तेमाल करना चाहता है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। टॉम ने शराब का घूंट भरते हुए कहा। छोड़े इस बात को, इससे मैं खुद निमट लूंगी। आप फरमाएं, आपका आना कैसे हुआ? जैकी ने बात टालते हुए कहा और इस बार मेजर हैरी ने वही बात काट डाली जो उससे पहले कर्नल डेविड ने की थी और जैकी मुस्कुरा दी। तो आप भी उस इमरान और उसके साथियों के चक्कर में यहाँ आए, तो फिर चंद बातें साफ साफ हो जाएं, जैकी ने मुस्कुराते हुए कहा। फरमाइए, टॉम ने सादा से लहजे में कहा। कर्नल डेविड भी इस सिलसिले में यहाँ आया था और उसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं इमरान और उसके साथियों को GP5 के हाथों गिरफ्तार करा दूं तो वो सदर मुमलिकत से कहकर मुझे मार्कर की जगह सीक्रेट सर्विस का चीफ बनवा दे। लेकिन आपकी आमद पर यह बात सामने आई है कि वो गलत बयानी कर रहा था। सीक्रेट सर्विस का नया चीफ तो पहले ही तैनात हो चुका है और कर्नल डेविड को भी इसका इल्म है। इसलिए तो मैं कह रही थी कि वो सिर्फ अपने मफाद की खातर मुझे इस्तेमाल कर रहा था, जैकी ने कहा। मिस जैकी, अभी आपका मुझसे तारुफ नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही आपको इल्म हो जाएगा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो कर भी गुजरता हूँ। अगर आप वाकई सीक्रेट सर्विस की चीफ बनना चाहती हैं तो मुझे आपको चीफ देखकर खुशी होगी। मैं आपके तहत काम करना फखर समझूंगा, टॉम ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जैकी और मेजर हैरी दोनों चौंकर इंतहाई हैरत भरे अंदाज में टॉम को देखने लगे, जिसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। क्या मतलब? क्या आप सीक्रेट सर्विस के चीफ के ओहदे से हट जाएंगे? जैकी ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मिस जैकी, मेरा ताल्लुक पहले कौमी सलामती के इदारे से था और डॉक्टर हिडसन इस इदारे के चीफ है। मैं यतीम लड़का हूँ और डॉक्टर हिडसन ने मुझे बचपन से यतीम खाने से लेकर मेरी परवरिश अपने बेटों की तरह की है। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं और मैंने भी उन्हें हमेशा अपना बाप ही समझा। ये उनकी मेहनत और तरबियत का नतीजा कि मैं आज इस मकाम पर पहुंचा हूँ। डॉक्टर हिडसन ने सदर मुमलिकत से कहकर मुझे सीक्रेट सर्विस का चीफ बनवाया और ये केस मेरी सलाहियतों के लिए टेस्ट केस है। अगर मैं इसमें सुरखरू हो जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसराइल और अपने बाप के सामने सुरखरू हो गया हूँ। मेरे लिए ये बहुत है। इसके बाद मैं डॉक्टर हेडसन को मजबूर कर दूंगा कि वो मुझे वापस अपनी जगह पहुंचवा दे, वो आपको सीक्रेट सर्विस का चीफ बनवा दे। और मुझे मालूम है कि डॉक्टर हेडसन मेरी बात नहीं टालते, टॉम ने इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। ओहो, इस कदर एसार और इस कदर बेगर्जी। बहुत खूब मिस्टर टॉम, आप बेफिक्र रहें, अब आप ही सीक्रेट सर्विस के चीफ रहें और केस भी आपकी क्रेडिट में जाएगा। बाकी रही मैं, तो मुझे आपके होते हुए सीक्रेट सर्विस का चीफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आप मुझसे मुस्कुरा कर मिल लिया करें, मेरे लिए यही काफ़ी है। मिस जैकी ने इंतहाई लाड भरे लहजे में कहा। तो टॉम का चेहरा बेख्तियार चमक उठा।
मिस जैकी, अगर आप नाराज ना हो तो मुझे मेजर हैरी के सामने ये एतराफ़ करने में कतई कोई झिझक महसूस नहीं हो रही कि यहाँ ड्राइंग रूम में दाखिल होती मेरी नज़रें जैसे ही आपकी तस्वीर पर पड़ी मेरा दिल बेख्तियार धड़क उठा। लेकिन जब आपसे बराह रास्त मुलाकात हुई तो दिल धड़कना ही भूल गया। आप बिल्कुल इसी तरह जिस तरह का ख्वाब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। अगर आप एक यतीम लड़के की गुस्ताखी को माफ़ कर दे तो मैं आपको प्रपोज करता हूँ, टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया टॉम, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं तुम्हारी बीवी बनकर अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझूंगी। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में लाखों मार देखे हैं और मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं है कि मैंने लाखों रईसजादों और आला ओहदों पर फाइज मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचवाया है, लेकिन न जाने तुम में ऐसी क्या कशिश है कि तुम्हें देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे ज़हन में जो मर्द बतौर आइडियल मौजूद था वो तुम हो। जैकी ने भी बगैर किसी हया और शर्म और झिझक के जवाब देते हुए कहा, मैं आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी जोड़ी वाकई पूरे इसराइल में सबसे शानदार जोड़ी होगी। मेजर हैरी ने हंसते हुए कहा, वो दोनों भी हंस पड़े। अगर ऐसी बात है जैकी, तो फिर मेरी तजवीज़ है कि अभी मेरे साथ चलो और हम जाकर मैरिज रजिस्ट्रार के पास मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं। हम लोगों की जिंदगियां बुलबुले की तरह होती हैं, पता नहीं बाद में जिंदगी रहे या न रहे। कम अज कम मेरे दिल को तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुसरत हासिल हो जाएगी, टॉम ने